नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन कुमार पढ़ारम एकेडमी के इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो के तहत बीपीएससी में भूगोल जिसको हम लोग ज्योग्राफी बीपीएससी PY2 के तहत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तहत पिछले 30 साल यानी 1992 यानी 38 बीपीएससी से लेकर 69 बीपीएससी के बीच ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन का मैं डिस्कशन आप लोग के बीच करूंगा, जिसकी शुरुआत में 69 बीपीएससी से करूंगा। आप लोग याद रखिएगा, इसमें सिर्फ ज्योग्राफी यानी इसमें जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है और जो इंडियन ज्योग्राफी है उसी को शामिल किया गया है। मैंने इसमें बिहार ज्योग्राफी के क्वेश्चन को शामिल नहीं किया है। आप लोग याद रखिएगा, इंडिया प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी, यही दो सब्जेक्ट को मैं इसमें शामिल कर रहा हूं। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ मैंने इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी को इसमें शामिल किया है और इसमें बिहार के ज्योग्राफी का प्रश्न इसमें नहीं है। हालांकि मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस जो बताते चलूँगा कि इस ईयर में कौन कौन से ज्योग्राफी के बिहार से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए आपको सबसे पहले 69 बीपीएससी के तहत मैंने हालांकि 69 बीपीएससी PYQ सीरीज के तहत डिस्कशन करा दिया, उसमें भी इन सब क्वेश्चन का डिटेल्स में एनालिसिस किया हूँ, लेकिन इन सब क्वेश्चन का भी डिस्कशन मैं फिर से करने जा रहा हूँ। चलिए ज्योग्राफी के तहत 69 बीपीएससी का क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। यदि ये वीडियो लंबा होगा तो ये मैं इसको 2 पार्ट में लेकर आऊँगा। यदि वीडियो छोटा होगा या उसके अकॉर्डिंग मैं इसको एक ही पार्ट में करने का प्रयास करूँगा। तो ये सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन 69 बीपीएससी के तहत है कि लगातार नई परत यानी एक परत है, फिर उसके तरफ दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, पांचवी परत जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको क्या कहलाता है? तो ये होता है कि समुद्र तल का फैलाव सिद्धांत इसको कहा जाता है कि समुद्र जो है सो लगातार फैल रहा है। इस सिद्धांत को देने वाले कौन थे? इस सिद्धांत को दिए थे हैरी हेंस ने। हैरी हेंस यानी सी स्पिरिट थ्योरी हैरी हेंस दिए थे। इसके अनुसार जो है सो जो हमारा भूपटल मतलब पृथ्वी के अंदर मैग्मा जो है निकलता है, फिर आता है, फिर इसके ऊपर क्रस्ट अपना इससे निकला, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लेयर बनाते जाता है। ये जो लगातार लेयर बनता है, इससे एक नई परत जोड़ते जाता है, इसको हम समुद्र तल का फैलाव सिद्धांत कहते हैं। समुद्र बीच से फैलता है इधर उधर और इसी से लावा और ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है और ये नई परत बनाते रहता है। इसको हम लोग समुद्र तल का फैलाव सिद्धांत कहते हैं। सी स्पिरिट थ्योरी जो दिए थे हैरी हेंस ने। इसी के तहत एक है कि हम लोग सबडक्शन किसे कहते हैं? आप लोग जानते हैं प्लेटों में 3 प्रकार की गति होती है। एक गति होती है कि प्लेट एक दूसरे के साथ टकरा जाए, एक होता है कि प्लेट एक दूसरे के साथ दूर चला जाए, एक तीसरा होता है कि प्लेट एक दूसरे के साथ पैरेलली जो है गति करे। ये प्लेट की 3 गति होती है। आप लोग जानते हैं कि प्लेट की 3 गतियाँ होती है। तो इसी के तहत जो हम लोग का सबडक्शन होता है, यानी कि प्लेट एक दूसरे के नीचे जम जा मतलब टकराता है और टकराने के बाद एक दूसरे के नीचे जो हल्की प्लेट होती है भारी प्लेट के नीचे दब जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग सबडक्शन कहते हैं। इसको हम लोग मतलब परिविष्टन हिंदी में कहा जाता है, निष्खलन कहा जाता है इसको हम लोग। और ये किस सीमा पे होता है? तो अभिसारी सीमा पे होती है। एक होती है अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा और रूपांतरित जहाँ पैरेलल चलती है। तो आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को। हो सकता है इसमें इस बार नया आपसे पूछ जाएगा अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा और रूपांतरित मतलब जिसमें पैरेलली चलते रहता है उसमें कोई नया। तो ये जो लगातार नई परत जोड़ने की प्रक्रिया समुद्र फैलाव सिद्धांत के तहत होता है। सबडक्शन के तहत कोई पर्वत या पठार बन जाता है, इसे कहा जाता है कि यूरोपियन प्लेट और इंडियन प्लेट के मिलने से हिमालय पर्वत में बलन पैदा हुआ, वही बना। और जो ये होता है सबडक्शन से यानी अभिसरण से। जो अपसरण होता है, अपसरण से 2 प्लेट फैलते हैं, उसके अंदर से भूकंप और ज्वालामुखी राख निकलता है, तो इससे भी नई परत का निर्माण होता है। लेकिन इसमें नई परत जोड़ता नहीं, ज्वालामुखी उद्गार एकाएक होता है। तो ये दोनों ऑप्शन हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि निस्खलन और समुद्र तल। संवहन आप लोग जानते हैं कि प्लेट के ऊपर जो करेंट है, करेंट हमारा जो मैग्मा है के ऊपर हमारी प्लेटें तैरती रहती है, इसी को संवहन कहा जाता है। और एक संवहन हम लोग जानते हैं हीट ट्रांसफर के अनुसार भी एक संवहन की प्रक्रिया होती है। और एक भूकंप यानी पृथ्वी के प्लेटों में जो टकराव होता है उसके कारण जो पृथ्वी में हलचल होती है, उसी हलचल को हम लोग भूकंप कहते हैं। और इसको हम लोग सिस्मोग्राफ के द्वारा मापते हैं और इसका रिएक्टर स्केल पे पैमाना होता है और मरकरी स्केल इसके नुकसान को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग का प्रश्न है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न है। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील अफ्रीका के महान झीलों में से एक है। ये 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। आप लोग याद रखिएगा
तंजानिया, युगांडा और केन्या के साथ इसकी सीमा लगती है और ये दुनिया की सबसे सेकेंड लार्जेस्ट झील है और ये नील नदी के साथ अपना धारा बनाती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसी के हिसाब से इस प्रश्न को दिया गया है कि सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। गलत। आपको अभी बोले हैं कि ये सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश लेक वाटर झील है वर्ल्ड की और यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट है लेक सुपीरियर। आप लोग याद रखिएगा, लेक सुपीरियर फर्स्ट है, सेकेंड पे विक्टोरिया झील है। इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, नहीं रवांडा गलत है, हम लोग अभी बताए थे कि इसकी सीमा 3 देशों से मिलती है। और विक्टोरिया झील एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। कथन बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? तो 1 और 3 हम लोग देखे गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब होता है हीट वेव। हीट वेव जनरली गर्मियों के समय में चलता है जब किसी एरिया का, किसी क्षेत्र का सामान्य तापमान से तापमान यदि बढ़ जाता है तो उसको हम लोग हीट वेव कहते हैं। हीट वेव जो होता है हमारा जो मतलब मैदानी इलाका होता है, प्लेन एरिया होता है, जैसे गंगा का मैदान है, हम लोग का जो मैदानी इलाका है उस इलाका का जनरली तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी के दिनों में 30-32 मापा जाता है। यदि उस एरिया का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाए तो हम लोग मैदानी इलाकों में उसको हीट वेव कहते हैं। वही पहाड़ी इलाकों जैसे उत्तराखंड हो गया, हम लोग का हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सब इलाकों में यदि टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड उस लोग का टेम्परेचर मान लीजिए 20-25 डिग्री ज़्यादा जाता है, नदी टेम्परेचर 30 डिग्री से आगे चला जाए तो उसको हीट वेव कहेंगे पहाड़ी इलाकों में। और मैदानी इलाकों में 40 डिग्री से अधिक चला जाए तो उसको हम लोग हीट वेव कहते हैं। 42-45 डिग्री टेम्परेचर जब हम लोग के बिहार यूपी में चलने लगता है उसको लोग हीट वेव कहा जाता है। और वहीं पहाड़ी इलाकों उत्तराखंड में चलाने लगे, हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ 30 डिग्री से अधिक टेम्परेचर को हम लोग हीट वेव कहने लगते हैं। तो इसी के स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा गया, हीट वेव क्या है? यदि किसी मैदानी इलाकों का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं कम से कम 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक हो जाती है, इसे हीट वेव कहते हैं। यदि किसी पहाड़ी इलाके अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। EIP स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर होगा कौन सा सही है? तो ना तो 1 ना ही 2 सही है। और ये हीट वेव 2020, 21, 22 में भी 23 में भी हीट वेव चला था, इसलिए क्वेश्चन उस समय बनना लाजमी था। आगे भी हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात है। जैसे USA है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो 50 स्टेट के मिलकर बना है। वैसे UAE जो है सो 7 रियासती राज्यों का समूह है। उसमें कौन कौन है क्या देखिएगा, देखिए इसमें है अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उल कौन, फुजरा, रास अल्लाह, ये सही है। देखिए इसमें कुवैत अलग देश है, बहरीन अलग देश है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें देखिए रियाद सऊदी अरब की राजधानी है, ये गलत हो जाएगा। बहरीन और कुवैत अलग देश है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यदि आपको नहीं भी याद रहता है उसमें साथ में कौन कौन से है तो आप लोग ऑप्शन दिमाग लगाइएगा, तो जिसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, उससे भी इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से सोल्व कर सकते हैं। आगे का हम लोग मेरा प्रश्न है स्वर्ण रेखा नदी। ये एक यूनिक क्वेश्चन है। स्वर्ण रेखा किस गांव के पास से निकलती है? तो ये गांव का नाम नागरी है। उसे स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के पास छोटा नागपुर पठार जो रांची के पास है वहाँ से निकलती है। और ये जो है अंतिम में महानदी से मिल जाती है और गंगा नदी में, ये क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है महानदी के साथ डेल्टा बनाते हुए, तो ये स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। आगे हम लोग का गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में कहा गया है। गंगेटिक डॉल्फिन गंगा नदी की डॉल्फिन IUCN की रेड लिस्ट की तहत लुप्तप्राय जीवों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बिल्कुल सही। इस जीव में कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं होता, मतलब क्रिस्टलीय नेत्र लेंस मतलब इसमें कोई लेंस नेत्र नहीं बना रहता है। जैसे हम लोग का लेंस देखते होंगे स्ट्रक्चर बना रहता है, वैसा उसमें कोई नहीं रहता है। यह इकोलोशन मतलब होता है कि कोई कहीं से हम वॉइस निकाले, वॉइस टकरा के वापस आएगा और उसको हम एज्यूम कर लेंगे, हमारी जो सेंस है वो हमको, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं वो सेंस कर लेगी, उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, टकराएंगे। इसको हम लोग इकोलेशन कहते हैं, कि कैसे खाट प्रयोग करने में कहती है। और इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव ग्रुप मान्यता दिया गया है। गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में ये सभी कथन सही है। और राष्ट्रीय आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय गंगा जलीय जीव बनाया गया है। और हाल में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है पटना में खोला गया है। और राष्ट्रीय डॉल्फिन, बिहार का डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है भागलपुर में कहलगांव के विक्रमशिला के आसपास बनाया गया है।
आगे हम लोग का है घाना का तट। ये जो है, ये जो सिद्धांत है, ये फिजिकल ज्योग्राफी के तहत हम लोग का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसको वेगनर ने दिया था, लोग याद रखिएगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जिसको वेगनर ने दिया था, उसके तहत कहा गया है कि घाना तट पर सोने का समृद्ध पल्सर के जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो पेंजिया लोरेसिया वाला सिद्धांत है, और फिर गोंडवाना लैंड टूटा और लोरेसिया तो अंगारा लैंड बना। तो इसी तरह से कहा गया कि ये सभी कभी एक दूसरे से, इसमें कहा गया है कि जो घाना का तट है और ब्राज़ील का तट है, घाना का तट अफ्रीका का हो गया, ये पश्चिमी तट, और ब्राज़ील का तट हो गया ये दक्षिण अमेरिका जो महादेश होता है, ब्राज़ील का पूर्वी तट। तो कहता है ये जो तट है, ये दोनों तट एक दूसरे के समानांतर हैं, अटलांटिक तट के साथ एक साथ पाए जाते थे, संयुक्त रूप से कभी। इसीलिए इसका जो प्रॉपर्टीज इस लाइन का कोस्टल एरिया का है, अफ्रीका के पश्चिमी तट का, वही दक्षिण अमेरिका महादेश के पूर्वी तट का वही प्रॉपर्टीज है, यही जो है वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत है। और तो इसीलिए ये दोनों कथन एक दूसरे का सही भी है और एक दूसरे का स्टेटमेंट का सही व्याख्या भी करता है। तो इसका स्टेटमेंट मेरा ए सही हो जाएगा। आगे हम लोग का प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। ये है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 68 में पूछा था। इसका आंसर हम लोग का नंदा देवी बायस, ये मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। ये तमिलनाडु के आसपास है, रामेश्वरम के आसपास, बंगाल की खाड़ी में है। इसमें ज्वार, नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक के दलदल में ग्रोव्स के साथ 21 द्वीप शामिल किए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर मन्नार की खाड़ी होगा। और ये 68 का रिपीटेड क्वेश्चन था। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है, और सुंदर नीलगिरी पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, जो कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बनता है। और ये जो है पश्चिम बंगाल और भारत में, बांग्लादेश में भी है। ये क्वेश्चन आगे हम लोग का 9 नंबर है। पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान के स्थानीय समय द्वारा निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजता है। ग्रीनविच एक रेखा है जिसको हम लोग मानक देशांतर कहते हैं। ये 0 डिग्री है, इसको मान लिया जाता है। और इसके जो पूर्वी भाग होता है उसके समय को हम लोग प्लस मान लेते हैं, और जो पश्चिमी दिशा में जो देश होते हैं उसको हम माइनस समय मान लेते हैं ना, ग्रीनविच के समय से उसको माइनस माना जाता है। प्रति डिग्री 4 मिनट का अंतर होता जाता है। कह रहा है कि 12 बजे है, दादी यहाँ कह रहा है कि 12 बज रहा है, तो भूटान का स्थानीय समय 90 डिग्री देशांतर पर है। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 90 डिग्री में हो गया 360 मिनट, 360 मिनट मतलब 6 घंटे। और ये पूर्वी देशांतर है, मतलब मेरा समय प्लस हो जाएगा। यदि पश्चिमी देशांतर रहता तो मेरा समय माइनस हो जाता, तो इसलिए ये 12 बज रहा है तो दोपहर का, तो ये हमारा 6 बज के PM यानी शाम हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग का 6 PM हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ऐसा किसी भी प्रश्न पूछेगा, कितना भी देशांतर देगा, बस पूर्वी और पश्चिमी देशांतर याद रखिएगा। पश्चिमी देशांतर में ग्रीनविच से समय घटा दीजिएगा, या किसी देश के कंपेयर में भी पूछेगा। जैसे भारत के पूछा कि भारत का समय इतना है, तो बांग्लादेश का समय कितना होगा, देशांतर दिया रहेगा, तो बांग्लादेश भारत के पूर्व में है तो उसमें समय ऐड हो जाएगा। वहीं पाकिस्तान, ईरान ये सब भारत के पश्चिम में है तो समय घट जाएगा। तो किसी से भी रेफरेंस में आप लोग पूछेगा तो आप पूर्वी और पश्चिमी देशांतर समय देख लीजिएगा, और कितना भी डिग्री दिया रहेगा उसको प्रति डिग्री 4 मिनट से आप लोग गुना करके उसको समय और घंटा मिनट निकाल के आंसर आप लोग दे दीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है, चट्टान के अनुसार है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती नहीं। धारवाड़ जो है आग्नेय चट्टान है, आप लोग जानते हैं। प्राकृतिक गैस अवसादी चट्टान में पाया जाता है, अभड़क कोडरमा में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। कुडप्पा की श्रृंखला हीरा के लिए प्रसिद्ध है, नहीं। धारवाड़ में हीरे की खदान पाई जाती है। पेट्रोलियम भंडार अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत है, बलित पर्वत है, इसमें जो है पेट्रोलियम भंडार नहीं पाए जाते हैं। तो ये हम लोग का कौन सा कथन सही है, तो कोडरमा में अभड़क पाया जाता है, ये कथन सही है। गलोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। आप लोग जानते हैं, जो हम लोग की सोई हुई रेखाएं होती है इसको हम लोग अक्षांश कहते हैं, और जो हम लोग की लंबी लंबी रेखाएं आती है इसको हम लोग देशांतर कहते हैं। ये हम लोग का देशांतर हुआ और ये हम लोग का अक्षांश हुआ। आप पूछ रहा है कि ग्लोब के 1 डिग्री के अंतराल पे खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं,
देखिए ये जो ग्लोब है तो इस पर यदि 1-1 डिग्री करके अंतराल पे हम खींचते हैं तो ये जो पोल है नॉर्थ पोल और साउथ पोल हुआ, तो 1-1 डिग्री के अंतराल पे हम लोग खींचेंगे तो अक्षांश रेखाओं की संख्या हम लोग की 179 होता है। यही यदि साउथ पोल को जोड़ लिया जाए और नॉर्थ पोल दोनों को जोड़ लेंगे, ऐड करके जोड़ेंगे, यदि साउथ पोल एक पॉइंट बन गया, नॉर्थ पोल एक पॉइंट, तो 181 हो जाता है। लेकिन सिर्फ रेखाओं के पूछा गया, स्पष्ट किया गया कितना रेखा होगा, तो ऑप्शन में है तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 179। आप लोग याद रखिएगा, पॉइंट नहीं दिया रहेगा तो 179 होगा। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा कितना है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत का मानक रेखा है, और कर्क रेखा जो है ये भारत में 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। दोनों रेखा एक दूसरे के उत्तर प्रदेश के आसपास बघेलखंड के पठार में काटती है। आप लोग याद रखिएगा, बघेलखंड के पठार में जाके काटती है, तो इसका आंसर बघेलखंड का पठार हो जाएगा। बुंदेलखंड का पठार भी उत्तर प्रदेश में है और मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है, और बघेलखंड भी यूपी और मध्य प्रदेश में दोनों है। तो 82.5 डिग्री पॉइंट के आसपास इसका आंसर होगा। आगे हम लोग का प्रश्न है, ये उत्तराखंड के लिए कहा गया है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से सीमा नहीं लगाता है। हम लोग का प्रश्न है उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से सीमा नहीं बनाता है, तो ऑप्शन है उत्तराकाशी, चमोली और अल्मोड़ा। तो जो हम लोग का चमोली अल्मोड़ा, ये दोनों हम लोग, चमोली और उत्तरकाशी ये दोनों हम लोग का बनाता है उत्तराखंड से सीमा। अल्मोड़ा इसके साथ सीमा नहीं लगाता है। आप लोग याद रखिए, उत्तराखंड का 3 जिला शायद तिब्बत से सीमा बनाता है, उसमें उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ है। ये 3 जिला सीमा बनाता है इसमें, और अल्मोड़ा नहीं बनाता है। अल-नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है, तो अल-नीनो क्या है, ला-नीना और अल-नीना आप लोग जानते हैं, तो ये दोनों जलधाराएं हैं जिसकी वजह से ला-नीना और अल-नीनो प्रभाव होता है। तो अल-नीनो धाराएं कहाँ प्रभावित होती है, तो ये प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं, इसी की वजह से ला-नीना और अल-नीना प्रभाव होता है जो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा 69th में ये देखिए 14 क्वेश्चन प्रॉपर ज्योग्राफी से था। इसके बाद इसमें पूछा गया था कि कोसी के मैदान का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, तो इसका आंसर था 30 मीटर के आसपास। उसके बाद एक क्वेश्चन था, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं, तो यह कौन से सिद्धांत के तहत होता है, तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के तहत जो टुकड़ा है वो मेंटल के ऊपर तैरते रहते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन हो गया। फिर हम लोग का एक क्वेश्चन था कि बिहार से ही था धारवाड़, पाटन, रंगी चट्टान, ये सब था। एक राष्ट्रीय उद्यान करके था कि बिहार में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे वाल्मीकि और भीमबांध के बारे में था। उसके बाद गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, तो नारायणी नदी। किस जिले में सोने का खान पाया जाता है बिहार में, तो जमुई नदी। त्रिवेणी नहर का किस नदी पे, त्रिवेणी नहर किस नदी पर बनाया गया है, तो गंडक नहर। तो ये सब बिहार रिलेटेड क्वेश्चन था उसमें। उसके बाद एक क्वेश्चन बिहार में ही धारवाड़ चट्टान, बिंद चट्टान, क्वाटरनरी चट्टान और तृतीयक चट्टान के बारे में था, ये भी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स रिलेटेड था जो ज्योग्राफी में था कि शिबुजू द्वीप जो है, शिबुजू द्वीप था, उसका खोज नया में करंट अफेयर्स में किया गया था। उसके आसपास जो है कुछ अवशेष पाए गए थे। तो कुल मिला के लगभग बिहार ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी मिलाकर 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोग याद रखिएगा 68 बीपीएससी में, 69 बीपीएससी में, इसलिए इसका वेटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आप लोग को 68 बीपीएससी में, 68 बीपीएससी के बारे में क्वेश्चन डिस्कशन हम लोग करते हैं। अगला पहला प्रश्न 68 बीपीएससी का आगे प्रश्न है कि एटॉक में, एटॉक जो है अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है, कहता है सिंधु नदी अफगानिस्तान में किस नदी से जुड़ती है। सिंधु नदी अफगानिस्तान में काबुल नदी से जाके जुड़ती है, जो सिंधु की सहायक नदी है। किस से, तो आपसे पूछेगा दाएं तट से मिलने वाली सिंधु की नदी में, सहायक नदी में काबुल नदी है। बाएं तट में आप लोग जानते हैं चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये सब नदियां हैं, लेकिन काबुल नदी दाएं तट की सिंधु की सहायक नदी है। विश्व में सुप्रचित वन्यजीव अभियान जो 1973 में शुरू किया गया था, आप लोग जानते हैं भारत में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, जिसका 2023 में 50 वर्ष भी पूरा हो गया था, जिसका जो कार्यक्रम है वो हम लोग को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया था इसके 50 वर्ष पूरे होने पे। इसको 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कार्यकाल के समय में शुरू किया गया था। किसी न किसी एग्जाम में ये भी पूछा है किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में, इंदिरा गांधी कार्यकाल में शुरू किया गया था। इसको प्रोजेक्ट टाइगर इसका नाम है, और ये 1973 में शुरू किया गया था। 29 जुलाई 19 को हम लोग राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं, 29 जुलाई को।
और कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और इसमें भारत ने अभी तक जो है अच्छी प्रगति की है। चलिए आगे का प्रश्न है क्षोभ मंडल के बारे में, स्फीयर के बारे में कि क्षोभ मंडल क्या। पहला है कि यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो आप लोग जानते हैं क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है या सबसे ऊपरी परत नहीं है। जैसे हम लोग याद करते हैं पहला परत क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो कहता है क्षोभ मंडल सबसे ऊपरी परत है, तो नहीं, ये गलत हो गया। हम लोग कहता है कौन सा कथन सत्य है, ये हम लोग को पता लगाना है। आगे है कि यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, तो गलत है, ये तो मेरा गलत हो गया कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। उसके बाद इसमें तापमान के साथ ऊंचाई के साथ बढ़ता है, गलत है। इसमें सामान्य तापमान पतन दर पाया जाता है, इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, तो ये भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर के आसपास होती है, भी सही है। विषुवत रेखा पर ऊंचाई अधिक होती है, ध्रुवों के पास इसका ऊंचाई कम होती है। क्षोभ मंडल का विषुवत रेखा पर ऊंचाई अधिक होती है, ध्रुवों पर ऊंचाई कम होती है। कौन सा कथन सत्य है, तो मेरा कथन नंबर सी सही है। कह रहा है कि पेंजिया के टूटे हुए दक्षिणी भाग को हम लोग क्या कहते हैं। अभी हम लोग बताए थे ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के तहत। देखिए इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, चट्टान वाला जो भाग है, जिसमें हम लोग विभिन्न तरह के सिद्धांत पढ़ते हैं। प्लेट टेक्टोनिक, उसके बाद महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, समुद्र फैलाव सिद्धांत, चुंबकीय सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसमें है कि पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को हम लोग क्या कहते हैं, तो गोंडवाना लैंड कहते हैं। और उत्तरी भाग को हम लोग लॉरेशिया कहते हैं। गोंडवाना लैंड से ही टूट के और भारत बना है। जो हम लोग का दक्षिण महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है और भारत है, ये सब गोंडवाना लैंड का भाग है। और जो उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है और बाकी के जो महादेश है वो सब बने हुए हैं लॉरेशिया से। तो आप लोग इस बात को याद रखें। आगे हम लोग का अगला प्रश्न है आर्कटिक क्षेत्र। आप लोग आर्कटिक क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो जो हम लोग का जो उत्तरी ध्रुव है उसको हम लोग आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं। और अंटार्कटिका महाद्वीप जो ये हम लोग का है, इधर जो पड़ता है उसको आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं और इधर को अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं। इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, पूरा बर्फ बना हुआ है, तो इसको दे दीजिए। तो इसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक क्षेत्र, इसको अंटार्कटिक क्षेत्र, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसका मेरा आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग का प्रश्न है म्यांमार के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में कि म्यांमार के साथ हमारी कितने राज्यों की सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ हमारी सीमाएं लगती हैं। आप लोग याद रखिएगा असम की सीमा मणिपुर से नहीं लगती है। त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ 3 ओर से सीमा लगा रहता है, तो इसका होता है। तो हम लोग का ये हो गया किसके साथ किस देशों की सीमा लगी रहती है। तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम इसका आंसर हो जाएगा। ये अभी तुरंत हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन ही किए थे, इसका आंसर हम लोग का मन्नार की खाड़ी पर आज थोड़ी देर हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है कोपेन की वर्गीकरण योजना। जो जलवायु वर्गीकरण कोपेन के थे, तापमान, वर्षा की मात्रा के आधार पर उत्तर प्रदेश और बिहार के जलवायु को CWG वर्गीकरण में बांटा गया है। और आगे अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रीय सीमा जो होता है, जैसे हम लोग का भारत का नक्शा है, तो एक आधार लाइन से खोलते हैं तो आधार लाइन से 12 नॉटिकल मील समुद्री मील के अंदर सीमा को हम लोग लगभग भारत की क्षेत्रीय सीमा कहते हैं। भारत इसमें हर प्रकार की गतिविधि कर सकता है, चाहे वो युद्ध संबंधी हो, समुद्री संबंधी हो, कोई भी गतिविधि हो वो क्षेत्रीय सीमा के तहत कर सकता है। और 200 किलोमीटर के आसपास को हम EEZ कहते हैं। तो चलिए आगे हम लोग का है कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों के लिए समृद्ध है। तो इसमें आप लोग जानते ही हैं कि दामोदर नदी घाटी और महानदी नदी घाटी जो है वो कोयले के भंडार के लिए समृद्ध है। इसका आंसर एक में से अधिक हो जाएगा। भारत में चीनी उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही है। या वजन कम करने वाला। जानते हैं चीनी जो गन्ना होता है, यदि इसको ज़्यादा दिन तक सूखा छोड़ देंगे तो इसका रस सूख जाएगा, तो ये वेट लॉस उद्योग है। ये बात बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र हमारा देश में कह रहा है कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो ये भी अग्रणी राज्य है, सही है।
और उत्तर प्रदेश चीनी राज्य में दूसरा स्थान है। तो ये भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक कथन सही है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। तो हम लोग का 25 का आंसर डी होगा। ग्रीष्म काल के अंत में पूर्व मानसूनी वर्षा होने, मानसून आने से पहले केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, केरल और जो हम लोग का भारत है, तो केरल कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में होने वाली वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं? तो मैंगो सावर कहते हैं तटीय क्षेत्र में। और जो कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्र में होता है, अंदरूनी भाग में, उसको हम लोग ब्लॉसम सावर कहते हैं। ब्लॉसम सावर वही कपास की खेती के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, तो उसको हम लोग ब्लॉसम सावर किसके कहते हैं? तो कर्नाटक के अंदरूनी भाग में जो होगा उसको हम लोग ब्लॉसम सावर कहते हैं, और तटीय भाग में जो होता है उसको हम लोग मैंगो सावर कहते हैं। नॉर्थ वेस्टर या काल वैशाखी पश्चिम बंगाल का या उत्तरी पूर्वी भारत में पाया जाता है। अब चलने वाली मानसून पूर्व वर्षा, ये मानसून पूर्व क्षेत्रीय पवन है, तो इसको हम लोग काल वैशाखी या नॉर्थ वेस्टर पश्चिम बंगाल हो गया, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा सी। आगे का क्वेश्चन है, वातावरण मुख्य रूप से किस कारण द्वारा गर्म होता है? तो वातावरण मुख्य रूप से हम लोग का दीर्घ तरंगीय स्थलीय विकिरण द्वारा गर्म होता है। जो हम लोग का सन गर्म होने का सबसे मेन क्या क्या रीजन है। इसके अलावा हम लोग को बिहार ज्योग्राफी से इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से मिलती है। उसके बाद भागलपुर से मिर्जा चौकी और रेल मार्ग में बिहार में अंतिम रेलवे स्टेशन कौन है। उसके बाद बिहार के खनिज संबंधित एक प्रश्न था कि रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर मुंगेर रोहतास जिले में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार है, ये भी प्रश्न था। उसके बाद था, ये सब बिहार से क्वेश्चन था, फाल्गु नदी किस किस नदी का संगम है। उसके बाद बिहार में पहली बार चाय की खेती कहाँ हुआ था। उसके बाद बिहार का जनसंख्या 10 की वृद्धि कहाँ पे पूछा था। और बिहार में कृषि आधारित उद्योग किस उद्योग से प्रभावित रहता है। आप लोग याद रखिएगा, बिहार ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी मिला के लगभग 20 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। चलिए आगे प्रश्न है, जियोडेसी विज्ञान क्या है। 67 यूपीएससी एग्जाम है जो कैंसिल हो गया था। तो जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आमाप को हम लोग मापते हैं। पृथ्वी के आमाप को मापने के लिए हम लोग जियोडेसी का यूज करते हैं। कह रहा है कि स्थलीय चट्टान को डेटिंग के लिए हमने C14 का यूज करते हैं। तो हम लोग जियोडेसी विज्ञान जो है जो पृथ्वी के आमाप से मापता है, तो इसका आंसर 28 का बी हो जाएगा। हम लोग का 29 है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। अभी हम बताए थे कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर ने दिया था। इसी के तहत लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड बने थे। पेंजिया और पेंथालासा दो थे, बाद में पेंजिया टूट के गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया बना था। इस सिद्धांत को कौन दिए थे? तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। हैरी हैंस ने जो है संवहनीय धारा सिद्धांत दिया था। कह रहा है कि सुंडा, अगला क्वेश्चन है, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है। तो इसका आंसर जावा और सुमात्रा दोनों हो जाएगा। इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। एक अगला प्रश्न हम लोग का है, कोरियोलिस बल किस प्रकार के प्रभाव के कारण होता है। जो हम लोग जानते हैं कि कोरियोलिस बल जो है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। कोरियोलिस बल आप लोग चलिए याद रखिए, कोरियोलिस बल क्या है। इसी बल के प्रभाव के कारण जो पवनें होती है वो दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त और उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूम जाती है। ये कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। कोरियोलिस नामक भूगोलवेत्ता ने इसका खोज किया था, इसलिए इसको हम लोग कोरियोलिस बल कहते हैं। किस देश के मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा, मृत सागर इसको हम डेड सी कहते हैं। जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन के साथ सीमा बनाता है। लेबनान के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। तो इसका आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। इल्मेनाइट कह रहा है किसका अयस्क है। तो आप लोग जानते हैं इल्मेनाइट टाइटेनियम का अयस्क है। तो इल्मेनाइट जो है टाइटेनियम का अयस्क हो जाएगा। गैलियम, इंडियम, ये सब हम लोग का जो है ये उपधातु है जिसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। टंगस्टन का यूज हम लोग फिलामेंट बनाने में करते हैं। चलिए आगे प्रश्न हम लोग का है, निम्नलिखित के तुलना के आधार पर हिमालय नदी जो हिमालय से निकलती है और जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है उसको प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। अधिकांश हिमालय नदियां बारहमासी है, बिल्कुल है। बर्फ के पिघलने और वर्षा दोनों जल प्राप्त करती है, इसलिए इसको बारहमासी नदी कहते हैं। जबकि हिमालय अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी सिर्फ वर्षा पानी पर निर्भर है, बिल्कुल है। हिमालय नदी का ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है क्योंकि ये तीव्र पहाड़ों से निकलती है और बर्फ पिघलने के कारण इसमें हमेशा पानी रहता है।
और ये खड़ी ढालों से निकलने के कारण जो है अवधि का प्रदन करती है और इसका ढाल बहुत ही तीव्र है, यू आकार की भी घाटी बनाती है, बड़े बड़े खड़ बनाती है, इससे इसका ढाल भी सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना अपने रास्ते में अधिक क्षरण करती है, गलत है। हिमालय नदी अधिक क्षरण करती है, कोसी निकलती है हिमालय नदी से, देखते हैं कितना कटाव करते हुए बहती है एकदम आवाज़ के साथ। गंगा नदी भी कटाव करती है, जबकि कावेरी कृष्णा ये सब शांत बहने वाली नदियाँ हैं, यदि वर्षा आवे तभी इसमें उफान आता है, नहीं तो ये नॉर्मल रास्ते में चलती है। तो ये हम लोग का कार्य कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 मेरा सही हो जाएगा। आगे मेरा है गंगा के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, तो गंगा का मैदान जो है एक पेडी प्लेन का ऑप्शन है। किसका ऑप्शन है, पेडी प्लेन। गंगा का मैदान एक पेडी प्लेन का ऑप्शन है। आगे का है निम्नलिखित, बहुत सारे बुक जो है गंगा के मैदान को पेडी प्लेन का रूप में वर्णित किया है। पीपीएससी भी शायद पेडी प्लेन मानते हैं, लेकिन बहुत सारे बुक में इसका आंसर जियोसिंक्लाइन दिया गया है। आप लोग इसको अच्छे से एक बार ऐसे देख लीजिएगा, लेकिन हम इसका आंसर वैसे जियोसिंक्लाइन बता दे रहे हैं कि गंगा का मैदान एक जियोसिंक्लाइन मैदान का उदाहरण है, तो जियोसिंक्लाइन मैदान हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो हमारा मैदान होता है वो मैदान मुख्यतः 4 प्रकार जो दिया गया है, पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, जियोसिंक्लाइन। तो जो हम लोग का जो जियोसिंक्लाइन मतलब होता है एक बहुत बड़ा गड्ढा वाला भाग, उसको हम लोग जियोसिंक्लाइन कहते हैं। और गंगा का मैदान जो है जियोसिंक्लाइन का ही बड़ा भाग है, क्योंकि ये नदियों का प्रदन द्वारा बनाया गया है, तो ये हम लोग इसको जियोसिंक्लाइन मैदान कहते हैं। गंगा के मैदान में आक्षेप और निक्षेपण बहुत हुआ है, मिट्टियाँ ला के रखी है, तो इसको हम लोग जियोसिंक्लाइन मैदान कह सकते हैं। और जो हम लोग का पेडी प्लेन होता है, पेडी प्लेन एक विकसित मैदान है जो रेगिस्तान में पड़ोसी मैदान के किसी अन्य मैदान के पिडमेंट संलयन के बाद बनता है, उसको हम लोग पेडी प्लेन कहते हैं। विस्तृत मैदान, गंगा का मैदान विस्तृत मैदान है, इसलिए भी हमको इसको पेडी प्लेन कह सकते हैं, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जियोसिंक्लाइन होगा। और पेनी प्लेन एक लगभग चौड़ा मैदान होता है, उसको हम लोग पेनी प्लेन कहते हैं। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न हम लोग का 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठे पानी की झील है, तो आप लोग याद रखिएगा मीठे पानी की झील जो है इसमें लोकटक और वूलर दोनों झील है। कोई आंसर आपको इसमें वूलर दे अलग बात है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा लोकटक झील और वूलर झील दोनों मणिपुर में है। लोकटक मणिपुर, वूलर जम्मू कश्मीर, और सांभर राजस्थान और चिल्का उड़ीसा में है। तो ये दोनों लवणीय झील है और ये जो दोनों है मीठे पानी की झील है, तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हम लोग का हो जाएगा। आगे प्रश्न निम्नलिखित में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो हम लोग जानते हैं कि शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है और पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक होता है। आप लोग याद रखिएगा पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक, इसका आंसर 37 का डी हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया का स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, ये लौह यश का खान है। कहाँ, चिड़ैया जो है पश्चिमी सिंहभूम झारखंड में पाया जाता है। कह रहा है कि पट्टी सीमा परियोजना कहाँ है, तो पट्टी सीमा परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदी के संगम पे है। कृष्णा और गोदावरी नदी के द्वारा बनाया गया आंध्र प्रदेश में है पट्टी सीमा परियोजना। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में सही है, तो कह रहा है एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, बिल्कुल है। एस्कर जो होता है क्रूड और बजरी ड्रमलिन की लकीरें हैं। ये सभी जो भू आकृतियाँ हैं ये दोनों एस्कर और ड्रमलिन या हिमनदों के कटाव से बनता है। आप लोग याद रखिएगा जो एस्कर और ड्रमलिन है ये जो हिमनद है, ग्लेशियर है, उसके पिघलने और हिमनद के वजह से जो आकृतियाँ बनती है उसको हम लोग एस्कर ड्रमलिन ये सब आता है। जैसे रेत के कारण जो है जो रेत के टीले बनते हैं, उसी टॉर्क बनता है, उसी तरह से महासागरों के से बहुत सारी आकृतियाँ बनती है। नदियों के कारण गोखुर झील जैसे आकृतियाँ बनती है, तो उसी तरह से हमारा जो हिमनद है और ग्लेशियर है उससे भी हमारी जो एस्कर और ड्रमलिन जैसी आकृतियाँ बनती है। तो इसमें कहा गया एस्कर और क्रूडेड बजरी रेत की लकीरें हैं, ये सही है। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर मतलब बड़ा बड़ा पत्थर को हम लोग बोल्डर कहते हैं, उसी में कुछ मिट्टी मिला रहता है तो ड्रमलिन में मिला रहता है। अंडे की टोकरी का स्थलाकृति एस्कर युक्त होता है, नहीं अंडे की टोकरी का टाइप का जो स्थलाकृति होता है वो ड्रमलिन का हम लोग का उदाहरण, जबकि एस्कर ग्लेशियरों के द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि ड्रमलिन ग्लेशियरों द्वारा निर्मित होती है। तो ये हमारा सही का कौन सा सही उत्तर का चयन करें, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। क्या है हम लोग का 1, 2, 4 यानी बी नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा।
आगे हम लोग का प्रश्न है भूमिगत कोयले का दहन। आप लोग याद रखिएगा, पश्चिम झारखंड के धनबाद का तो झाड़िया का स्थान है, वहाँ भूमिगत कोयले का दहन हो रहा है। अंदर में पूरा आग लगा हुआ है झारखंड के झाड़िया के आसपास। कहता है दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदी, अभी आपको बताए थे कि छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदियां हैं। कौन कौन? तो दामोदर और ये सब। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के किस जिले में बर्फ का भंडार है। सोन और गंगा नदी संगम बिहार के किस जिले में है। यह सब। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है। ब्रह्मयोनी पहाड़ कहाँ है। बिहार के कृषि जलवायु में सबसे अधिक जिला किसमें है। ये सब क्वेश्चन हम लोग को बिहार में मिला था, बिहार मिला के पूछा गया था कि किस किस के साथ है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था। यह है 60, यानी आप लोग 67th इसको कर लीजिएगा। आ गया 67th BPSC री एग्ज़ाम। ये 46 लिखा गया है, इसको 67th BPSC आप लोग याद रख लीजिएगा। जो हम लोग का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था उसके बारे में चर्चा किया गया है। कहा है कि सौरमंडल का जो आकाशीय मेन पिंड है वो कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं सौरमंडल का मेन आकाशीय पिंड जो है वो सूर्य होता है। सूर्य के जो इसको हम लोग सौरमंडल का मुखिया कहते हैं। इसके साथ साथ 8 ग्रह हैं जो सौरमंडल के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। साथ ही ग्रह के कुछ उपग्रह होते हैं, वो भी ग्रह के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाते रहते हैं। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड यही है। उसके बाद पृथ्वी का आंतरिक परत नीफे। नीफे मतलब हो गया निक। देखिए आप लोग, पृथ्वी का 3 परत है, सियाल, सीमा और नीफे। तो कहा नीफे किससे बने हैं। तो सियाल हो गया सिलिकॉन एल्युमिनियम, सीमा हो गया सिलिकॉन मैग्नीशियम और नीफे हो गया निकेल और फेरस। तो इसका आंसर हम लोग का 41 का सी हो जाएगा। भौगोलिक अपर्दन चक्र का सिद्धांत कौन दिए थे। तो SW ओल्डरीज ने दिया था भौगोलिक अपर्दन चक्र। अपर्दन मतलब भौगोलिक अपर्दन चक्र का सिद्धांत किसने दिया था। तो SWRH दिया था। जिसे आग्नेय चट्टान है वो अवसादी में अपर्दित होता है, फिर अवसादी चट्टान अपर्दित होकर रूपांतरित होता है, आग्नेय का भी रूपांतरण होता है, तीनों फिर जम के फिर आग्नेय का निर्माण करता है। फिर तो इसको हम लोग भौगोलिक अपर्दन चक्र कहते हैं। इसको SW ओल्डरीज ने दिया था। चलिए आगे है हम लोग का गरजने वाली चलीसा, कुद्र पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में पाई जाती है। ये सब दक्षिणी गोलार्ध में है। चलीसा मतलब 40 डिग्री, पचासा मतलब 50 डिग्री, साठा मतलब 60 डिग्री। दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली इन पवनों जो अक्षांश के अनुसार 40 डिग्री अक्षांश पर चलेगा वो चलीसा, 50 डिग्री पर जो चलेगा पचासा, 60 डिग्री पर जो चलेगा उसको साठा कहते हैं। यह अक्षांश के नाम पे इसका नामकरण किया गया है। आगे है सेरोगेसी सागर क्या है। तो सेरोगेसी सागर आप लोग से पूछेगा सेरोगेसी सागर कहाँ पाया जाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। सरगुसम सरगुसम एक शैवाल पाया जाता है, उसी शैवाल के नाम पे इसका सेरोगेसी सागर नाम दिया गया है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। ये एक सागर नहीं तो होता क्या है कि जो इस एरिया का जो एक सागर है, इसी जैसे अटलांटिक महासागर है, इसी महासागर के बीच में कुछ भाग है जहाँ सेरोगेसम शैवाल पाया जाता है और उस एरिया का लाल हो गया एरिया, तो इसलिए उसको हम लोग सागर नाम दिए हैं। ये किसी एरिया से घुमा नहीं है, सागर के अंदर सागर है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सागर महासागर के अंदर सागर, तो सेरोगेसी सागर से हम लोग का जो बंगाल की खाड़ी है या कोई अरब सागर है, तो अरब प्रायद्वीप से घिरा, लेकिन ये किसी प्रायद्वीप से घिरा हुआ भाग नहीं है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को हम लोग क्या कहते हैं। तो भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा को हम लोग जो है सो मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत पाकिस्तान को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अफगानिस्तान रेखा के पास डुरंड रेखा कहते हैं। तो इसका आंसर भारत और चीन मैकमोहन रेखा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा क्यों होती है, इसका कारण आप लोग जानते हैं कि राजस्थान जो है अरावली पर्वत के समानांतर पाई जाती है, जिससे कोई भी अवरोधक उत्पन्न नहीं हो पाता है और बाधा नहीं रहता, जिससे पूरा का पूरा पार कर जाते हैं। तो इसका कारण हवाएं किसी प्रकार के बाधाएं को पार नहीं कर पाती हैं, क्योंकि अरावली पर्वत जो है समानांतर है, इसलिए हवाएं रोक नहीं पाती हैं, इसलिए जो है वर्षा नहीं हो पाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे एक प्रश्न है, भारत में बाघ, अभी बताए थे भारत में बाघ परियोजना जो है 1973 में चालू की गई, सही था। ये राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया था 2022 में, उसका थीम ये था। और बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का कार्यक्रम है, जिसका 1, 2, 3 तीनों सही है।
करेवा। आगे का प्रश्न हम लोग का है, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा जम्मू कश्मीर हिमालय में पाया जाने वाला एक प्रकार का मिट्टी है जो केसर की खेती के लिए पाया जाता है। केसर सबसे अधिक ईरान में पाया जाता है, उपजता है, आप लोग याद रखिएगा, केसर सबसे अधिक ईरान में है। भारत का कौन सा राज्य थोरियम पाए उत्पादन में अग्रणी है? तो थोरियम जो है मोनोजाइट मतलब बालू होता है, उसमें से निकाला जाता है, तो केरल इसके उत्पादन में सबसे अधिक है। अखबारी कागज मध्य प्रदेश के नेपानगर में बनाया जाता है। भारत का प्रथम कोयला खदान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में खोदा गया था ब्रिटिश कंपनी द्वारा। भारत की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति भील की आबादी है। भीलों की आबादी सबसे अधिक है भारत में। तो ये क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन था बिहार रिलेटेड क्वेश्चन था, बिहार का सूप किस नदी को कहा जाता है? उसके बाद क्वेश्चन था कि बिहार में तेल्हार जलकुंड प्रपात कहाँ अवस्थित है? फिर आगे था कि एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो गोखुर झील है बेगूसराय में, कांवड़ झील, वो कहाँ है? तो यह सब क्वेश्चन हम लोग का था। आगे हम लोग का प्रश्न है 66 बीपीएससी जो 27/12/2020 को हुआ था। इसका प्रश्न है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड निम्न में से किसका भाग है? इस पे डेनमार्क का अधिकार है ग्रीनलैंड पे। ग्रीनलैंड किस महाद्वीप में है? ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है, लेकिन इस पर अधिशासन जो है यूरोप महादेश के देश डेनमार्क का है, आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस महादेश में सबसे अधिक देश हैं? प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस महादेश में सबसे अधिक देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका में लगभग 54 देश हैं, एशिया में 51 देश है। तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। चलिए, ये है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासी की आबादी प्रतिशत उसके कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक था? ने कहा है कि वहाँ जो टोटल आबादी है उस आबादी में आदिवासियों की आबादी यानी एसटी की आबादी सबसे अधिक है, तो वो राज्य था हम लोग का मिजोरम। मिजोरम में जो है हम लोग को अन्य राज्य की तुलना में परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक आदिवासी है। निम्न में से कॉफी उत्पादक क्षेत्र कौन सा कर्नाटक में नहीं है? चिकमंगलूर कर्नाटक में है, कुर्ग भी है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ भी कर्नाटक में है, पुलनेज जो है गुजरात में पाया जाता है। जिसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 60 का डी। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्न में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो भारत का सबसे बड़ा जिला लेह पाया होता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य जो हम लोग का है वो महाराष्ट्र में पाया होता है। सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल जो हम लोग का बना है तो वो पूछ रहा है कि किस में है? तो हम लोग का जो पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी है उसी पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में अटल टनल पाया जाता है। आगे निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अभी भी हम लोग का भारत का सर्वाधिक उस समय कर्नाटक था, लेकिन अभी भारत का तो उस समय के आंसर के हिसाब से इसका आंसर कर्नाटक होगा। लेकिन अभी भारत का सबसे बड़ा सौर उत्पादक राज्य राजस्थान बन गया है। आप लोग करंट के हिसाब से इसको अपडेट करके याद रखिएगा। आगे हम लोग का प्रश्न है 65 बीपीएससी का। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि 66 बीपीएससी में बिहार रिलेटेड जो प्रश्न पूछा गया था वो था कि खनिज और उसका जोड़ा पूछा गया था। लाइमस्टोन, कैमूर, माइका भागलपुर, क्वार्टज मधुबनी और जेड लिंक गया पूछा गया था। उसके बाद बिहार के एक उद्योग से प्रश्न था। उसके बाद बिहार के मिट्टी स्थक पिगमेंट सॉइल कहाँ पाया जाता है? उसके बाद गंगा नदी किस संभाग से होकर बहती है? यह क्वेश्चन था, बिहार के रिलेटेड था। तो ये सब बिहार रिलेटेड 69 बीपीएससी में था। उसके बाद बिहार में प्रभावित होने वाली नदियों में से उत्तर की प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? ये सारे क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन था जो 66 बीपीएससी में पूछा गया था। आगे अब यहाँ से हम लोग 65 बीपीएससी से क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित यानी जिसका कोई भी देश का सीमा नहीं है यानी बाउंड्री, जो देश बीच द्वीप में पाया जाएगा उसका कोई सीमा नहीं है। जैसे यहाँ न्यूजीलैंड है, फिलीपींस है, जापान है, क्यूबा है। इसमें कह रहा है कि सब सीमा रहित देश है, किसी का इसका स्पष्ट सीमा किसी देश के साथ नहीं लगता है। चलिए सीमा लग सकता है, इसका आंसर होगा हम लोग का जापान जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमा रहित देश है। तो इसका आंसर जापान लेकर रखिएगा। कह रहा है कि सर्वाधिक
अक्षांशीय लंबाई यानी उत्तर दक्षिण देश, जैसे ये लंबाई हम लोग का है तो इसको हम लोग उत्तर दक्षिण लंबाई कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि चिली जो है दक्षिण अमेरिका महादेश में पाया जाने वाला देश है, जो बहुत ही लंबा सर्वाधिक अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा है वो चिली का पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। किस देश में सबसे अधिक द्वीपों की संख्या है? आप लोग याद रखिएगा, इंडोनेशिया में विश्व की सबसे अधिक द्वीप है, इसलिए इंडोनेशिया को द्वीपों का देश भी कहा जाता है। इंडोनेशिया। अभी बताया आपको विश्व का सबसे अधिक केसर का उत्पादन करने वाला देश, अभी बताए थे आप लोग को, ईरान में सबसे अधिक केसर का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करता है? तो अभी भी देश में नंबर 1 ही है, इसका नाम कजाकिस्तान है, मध्य एशिया का देश है कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी सटी पहाड़ी यानी कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में है, कहा कि इससे नज़दीक पहाड़ी कौन सा सटा हुआ है? तो इससे नज़दीक हम लोग का जो पहाड़ी सटा हुआ है वो कार्डेमम की पहाड़ी है। ये सभी दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ, नीलगिरी दक्षिण भारत में है, नीलगिरी से बड़ा सब है, लेकिन कार्डेमम की पहाड़ी कन्याकुमारी से सबसे सटा हुआ पहाड़ी है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी के भाग की उपनदी है? उपनदी मतलब हो गया कोई एक नदी है जो गंगा की सहायक नदी है, और वो नदी गंगा की सहायक नदी की सहायक नदी है, उसको हम लोग उपनदी कहते हैं। इसमें हम लोग का जो उत्तरी कोयल नदी है वो गंगा नदी की सहायक नदी है, उत्तरी कोयल नदी, इसको हम लोग आगे हम लोग का प्रश्न है, किस पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है? कानन देव, नीलगिरी, दार्जिलिंग और गिरनार। तो इसमें जो ये 3 पहाड़ी है, नीलगिरी तमिलनाडु, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल और कानन देवन तमिलनाडु, तो इन सब पे हम लोग का जो है चाय का बागान पाया जाता है। लेकिन गिरनार गुजरात में, तो कानन देव केरल, नीलगिरी तमिलनाडु और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, ये सब में चाय का बागान है, लेकिन गिरनार गुजरात में चाय का बागान नहीं पाया जाता है। आगे है हम लोग का, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक घने पतझड़ वन पाए जाते हैं? पतझड़ वन वैसे वन को कहते हैं जब पानी की किल्लत हो जाती है, जैसे गर्मी के दिनों में वो अपने पत्ते गिरा देती है, उसको हम लोग पतझड़ वन कहते हैं। और ये भी 2 तरह का, आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन। तो पूछ रहा है कि सबसे घने पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक पतझड़ वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती है? प्रवाल मतलब आप लोग जानते हैं कोरल रीफ की, जिसको हम लोग कहते हैं शैवाल और की वजह से बनता है, तो इसको प्रवाल मतलब शैवाल प्रस्फुटन जब होता है, शैवाल में जब मरता है उसका कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर परत बनते जाता है तो एक दीवार बन जाती है, और ये प्रवाल कारण से बनता है, इसलिए इसको प्रवाल भित्ति कहते हैं। तो इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से किस जगह प्रवाल नहीं पाया जाता है? तो कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती है, बाकी तीनों जगह जो हम लोग के भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर? आप लोग जानते हैं भारत का सबसे अमीर और सबसे साक्षर धर्म जो है वो जैन धर्म है, आर्थिक रूप से सबसे संपन्न और सबसे शिक्षित धर्म। और सबसे कम साक्षरता दर किस धर्म की है? तो मुस्लिम धर्म की साक्षरता दर सबसे कम है, उसकी साक्षरता दर 50% से भी कम है। वहीं जैन धर्म की साक्षरता दर 90% के अप्रॉक्सीमेट है। आगे हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति और राज्य की जोड़ी सही नहीं बनती है? अरे भीड़ गुजरात आप लोग पता ही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश की, कोटा टोडा केरल नहीं, टोडा नीलगिरी पहाड़ियों पर रहती है तमिलनाडु में, ये तो सही होगा। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 76 का डी, टोडा केरल नहीं, कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पे। आप लोग का ये आंसर हम लोग का हो जाएगा। आगे हम लोग का है, कौन सा एक विश्व का स्थल युद्ध देश? स्थल युद्ध मतलब वैसा देश जिसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती, उसको स्थल युद्ध देश कहते हैं। ये देश हम लोग का है हंगरी यूरोप महादेश में स्थित एक देश है, यह स्थल युद्ध देश है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि दक्षिण पूर्व एशिया, जिसको हम लोग आसियान कहते हैं, तो आसियान में कौन सा देश स्थल युद्ध देश है? आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है, बोर्नियो द्वीप पे इंडोनेशिया का भी अधिकार है, और ये जो है सबसे बड़ा द्वीप है। किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? कह रहा है कौन से क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं होती है? तो मध्य चिली का मैदान है, केपटाउन है, एडिलेड। भूमध्य सागरीय जलवायु मतलब वैसा जलवायु जहाँ लगभग हमेशा तापमान मेंटेन रहता है। इसमें आप पंपाज जो है, इसमें यहाँ पे जो है हम लोग का नहीं
तो जो हम लोग का पम्पाज घास के मैदान है वो आप लोग जानते हैं दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में पाया जाता है। उस एरिया में हम लोग का भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु जो भूमध्य सागर के आसपास के देश है वहाँ के साथ साथ मध्य चिली, केपटाउन, एडिलेड में पाया जाता है। कुछ साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया महादेश के कुछ जो दक्षिणी भाग है वहाँ पाया जाता है। तो इसको हम लोग भूमध्य सागरीय जलवायु में पम्पाज जो ब्राज़ील और अर्जेंटीना में होता है वहाँ नहीं पाया जाता है। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन जो है रेशम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए को पछाड़कर निम्न में से कौन सा देश कच्चे तेल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? कच्चे तेल का सबसे अधिक उत्पादन सऊदी अरब। अभी आप लोग करेंट डेटा के हिसाब से भी देखिएगा तो सबसे अधिक बीच में अमेरिका सबसे अधिक तेल उत्पादन करता था, लेकिन अभी सऊदी अरब सबसे अधिक तेल उत्पादन कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार मेघालय का हिस्सा नहीं? तो गारो, खासी, जयंतिया मेघालय पठार का हिस्सा है। भूवन पहाड़ियाँ जो है नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा भूवन पहाड़ियाँ। तो पूछेगा, और भूवन पहाड़ी जो है वो असम जिले में बराक असम राज्य में बराक घाटी में पड़ता है। कह रहा है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित है। कह रहा है भारत में सबसे ऊंचाई पे स्थित दर्रा कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचाई पे स्थित दर्रा नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान में पड़ता है। रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला जम्मू कश्मीर में है। करेबा आप लोग जानते हैं मिट्टी है जो जम्मू कश्मीर में कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। अभी पिछले हम भी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग डिस्कशन में देखिएगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे मिट्टी है, पर्वत है, पहाड़ है, दर्रा है, ये सब हमेशा रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ को हमें याद रखिएगा। भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितना है? तो भारत में 2011 की जनगणना के हिसाब से नगरीय जनसंख्या लगभग 31% थी और जो हम लोग का 69% था वो ग्रामीण जनसंख्या थी। उसके बाद था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का साक्षरता दर क्या था? जनगणना से भी क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये 75.5% था भारत में जनगणना का महिलाओं का साक्षरता दर। किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। आगे है भारत किस खनिज में विश्व में उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी है? कहा है कि भारत किस खनिज के उत्पादन में आगे है? तो आप लोग जानते हैं भारत में अबरक उत्पादन जो होता है, भारत में दुनिया का लगभग 3/4 अबरक का उत्पादन भारत में होता है, चांदनी अबरक का। इसको हम लोग अबरक कहते हैं जो कि इंसुलेटर बनाने में प्रयोग होता है। आगे हम लोग का है भारत के किस राज्य में स्त्रियों पुरुष एवं स्त्रियों दोनों का प्रतिशत साक्षरता दर न्यूनतम है? तो बिहार में सबसे कम महिला और पुरुष साक्षरता दर पाया जाता है। लगभग 50% के आसपास महिला साक्षरता दर है और लगभग 62-60% के पास पुरुष साक्षरता दर है। आप लोग याद रखें। तो बिहार में 71% जो है 71.2% पुरुष साक्षरता दर और 51% महिला साक्षरता दर है। जो पूरे भारत में जो राष्ट्रीय औसत है वो 74% कुल है और राष्ट्रीय औसत महिलाओं का 65.46% है और पुरुष साक्षरता दर पुरुषों का राष्ट्रीय औसत 82.14% है। तो इस हिसाब से ओवरऑल एवरेज से बिहार में सबसे कम पाया जाता है। आगे प्रश्न है भारत में कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन कपास का किस राज्य में किया जाता है? कपास का उत्पादन, तो कपास का उत्पादन सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ऐसे डेटा के हिसाब से आप लोग चेंज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अभी इस उदाहरण में आप लोग देखिएगा पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में कपास का उत्पादन होता ही नहीं है, तो इसलिए इसके हिसाब से आंध्र प्रदेश होता है। ऐसे सर्वाधिक कपास के उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पर अभी भारत में स्थित है। आगे हम लोग का है 1000 वर्ष पूर्व। ये क्वेश्चन जो है इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। 10,000 वर्ष पूर्व जो है जनसंख्या कितनी थी अनुमान लगाना मुश्किल है। काकूस प्लेट कहा जाता है कि काकूस प्लेट जो है वो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में अवस्थित एक छोटी प्लेट है। प्लेट जो है विश्व में 9 सबसे छोटी प्लेट पाई जाती है और 20 जो है बड़ी प्लेट पाई जाती है। फिर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का से क्वेश्चन है। तो आपको हम बार बार बोल गए हैं कि जो पृथ्वी का टेक्टोनिक सिद्धांत वाला जो चैप्टर है जो हम बताए वो पृथ्वी का भौतिक भूगर्भीय संरचना, उसको आप लोग इसमें कोर, क्रस्ट, मेंटल ये सब जो उसका आता है उसको आप लोग मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। चट्टान उसमें उसी में चट्टान भी आता है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना का जो पार्ट है
उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। हर साल देखिए क्वेश्चन 1-2 आ ही रहा है कि काकोस प्लेट जो है स्मॉल प्लेट है, मध्य अमेरिकी प्लेट और प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है। आगे हम लोग का प्रश्न है 19 संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बॉल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो पीटर्सबर्ग को रस्ट बॉल निम्नलिखित में से कहा जाता है। तो पीटर्सबर्ग इसका आंसर हो जाएगा, रस्ट बॉल पीटर्सबर्ग। इसमें रस्ट बॉल मतलब होता है जहाँ इस्पात का निर्माण होता है, उसको रस्ट बॉल कहते हैं। तो ये पीटर्सबर्ग सेंट मतलब पीटर्सबर्ग जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इसे कहा जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग है जो रूस में पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कहवा पत्तन है? तो ये ब्राज़ील में जो है जिसको कहवा पत्तन होता है, जिसको हम लोग सेंटोस कहते हैं। सेंटोस आप लोग याद रखिएगा बंदरगाह है, और साओ पाउलो शहर है। साओ पाउलो शहर में सेंटोस बंदरगाह पाया जाता है। लोग जैसे भारत के मुंबई में नावासिवा और JNPT बंदरगाह है, उसी तरह से सेंटोस साओ पाउलो शहर में सेंटोस बंदरगाह है। तो आपसे पूछेगा कहवा शहर, तो साओ पाउलो, और कहवा पत्तन सेंटोस आप लोग याद रखिएगा। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, और रियो डी जेनेरो ब्राज़ील की राजधानी है। सर्वाधिक राज्य में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक क्षेत्रों के अंतर्गत वन पाया जाता है। तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल के हिसाब से। इन राज्यों में ऐसे क्षेत्रफल सबसे अधिक वन का मध्य प्रदेश में है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी नदी द्वारा निर्मित होता है? तो आप लोग जानते हैं जलोढ़ मिट्टी नदियों के निक्षेप द्वारा पाया जाता है। यह होता है 2 प्रकार का, खादर और बांगर। जो नया होता है उसको खादर कहते हैं, जो पुरानी होती है उसको बांगर कहते हैं। पूरे भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी ही लगभग 41% भूमि पे पाया जाता है। तो आपसे पूछेगा भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन होता है? तो जलोढ़ मिट्टी। इसमें जनरली ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है, तो इसका याद होगा। भारत में कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान क्या है? तो आप लोग इसको अपडेट करते रहिएगा। अभी लगभग 22% लिखा रहा है। अभी भारत में लगभग 40% जो है नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन होता है, और 60% अनवीकरणीय यानी गैर जीवाश्म ईंधन से पाया जाता है। तो ये हो गया जल विद्युत के योगदान में। लगभग 20% जो है जल विद्युत में लघु और बड़े जल विद्युत परियोजनाएं दोनों किस्में शामिल किया गया, इसलिए 22% इसका आंसर होगा। भारत का महान जनगणना विभाजक वर्ष जो 1921 है, 21 को कहा जाता है। जनगणना विभाजक वर्ष मतलब होता है कि उस वर्ष अगले वर्ष जनसंख्या का कम या महाविस्फोट हो रहा था या नहीं हो रहा था उसका विभाजन, फिर उस साल निगेटिव हुआ, और फिर उसके बाद जनगणना खूब तेज बढ़ना शुरू किया गया था। भारत में 1911 से 1921 के बीच में जनगणना का जो वृद्धि दर है वो कम हुआ, उसके बाद एकाएक विस्फोट हो गया, इसलिए इसको हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड वर्ष कहा जाता है। आगे का प्रश्न हम लोग का है निम्नलिखित में से तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पाया जाता है? तो कोयम्बटूर में सबसे अधिक सूती वस्त्र कारखाना पाया जाता है। मैनचेस्टर विश्व में सबसे अधिक सूती वस्त्र कारखाना है, इसलिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु कोयम्बटूर कहा जाता है। लोग याद रखिएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर हम लोग कहाँ कहते हैं? तो ये कानपुर कहते हैं। निम्नलिखित भारत में कौन सा राज्य रबर उत्पादन में सबसे अधिक आगे है? रबर उत्पादन में सबसे अधिक राज्य भारत में केरल है। केरल में सबसे अधिक रबर उत्पादन होता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है, जो गंगा नदी पे पाया जाता है। राजस्थान का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का खेतरी बेल्ट में तांबा का खनन होता है। राजस्थान के खेतरी में भारत में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन किया जाता है। सोने की खानें, सागर सोने के खाने, और कोलार माइंस गोल्ड KGF कोलार गोल्ड माइंस कर्नाटक आगे है। 60 से 62 कहता है बिहार राज्य के जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान है? तो आप लोग जानते हैं जनसंख्या के स्थान पर भारत का बिहार का तीसरा स्थान है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद। कुलगुर्डी कहता है कुलगुर्डी क्या चीज़ है? तो कुलगुर्डी सोने की खान है जो अफ्रीका महादेश में पाया जाता है। कणीय तत्व क्या होता है? तो कणीय तत्व वायु प्रदूषक होता है, जैसे PM 2.5 PM 10 सबको कणीय तत्व कहते हैं। पार्टिकुलेट मटेरियल कहते हैं जो वायु प्रदूषक के रूप में काम करता है। दक्षिण अफ्रीका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नहीं कहा जाता है? तो प्रेरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। बेल पम्पास जो है आपको बताए थे अर्जेंटीना में पाया जाता है। बेल्ट डाउन्स दक्षिण अफ्रीका, बेल्ट ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेरी स्टेपी यूरोप महादेश में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा पम्पास। बेल्ट्स
डाउन दक्षिण वेल्स स्टेट लोग याद रखिएगा। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल आगे का आंसर हम लोग का है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, आप लोग याद रखिएगा। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। भारत में सहारा मरुस्थल है। निम्नलिखित में से किसकी औसत लवणता सर्वाधिक है? मतलब किसमें सबसे अधिक लवण? सागर की जनरली लवणता जो सागर है उसका 35 mm पर 1000 है, लेकिन जो हमारा जो सबसे सर्वाधिक जो लवणता है वो मृत सागर का है और लगभग 300 के आसपास 300 mm जो है पर किलोमीटर जो है इसकी लवणता पाई जाती है। तो आप लोग याद रखिए सर्वाधिक लवणता मृत सागर की पाई जाती है। अब इसका उद्योग के हिसाब से आप लोग विलन कीजिए, देख लीजिए। जमशेदपुर में लौह इस्पात कारखाना है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पे एल्युमिनियम कारखाना है। बेंगलुरु जो है सो वायुयान उद्यान के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग जानते ही हैं। कोरबा एल्युमिनियम में है, एल्युमिनियम कारखाना है। छत्तीसगढ़ में इस्पात कारखाना है और मलाज खंड में जो है तांबा का ये होता है, खनन होता है। निम्नलिखित में से कहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलन होता है? मिलन बिंदु पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का नीलगिरी है, आप लोग जानते ही हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कहाँ पे? तांबा उद्योग कहाँ पे है? तो खेतड़ी राजस्थान में जो हम लोग का वो तांबा उद्योग पाया जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो है सड़कों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, इसको आप लोग जानते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना स्वर्णिम है, जिसको भारत में है, इसको जोड़ना है 4 महानगर को, उसको स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहते हैं। भारत में से कौन सा द्रविडियन प्रजाति भारत के मुख्य रूप से दक्षिण भारत में पाई जाती है? जैसे ऑस्ट्रेलियाड है, मंगोलियाड है, निग्रोड है, द्रविडियन, ये सब मानव की प्रजाति है। जैसे दक्षिण भारत में सबसे अधिक जो है द्रविडियन प्रजाति पाई जाती है। आगे हम लोग का प्रश्न है, निम्नलिखित लौह स्तंभ से बैला जो है वो छत्तीसगढ़ में है। कहा है कि बैला डीला किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो हेमेटाइट जो है वो लोहा का अयस्क है, उसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहला है कहाँ मिलके गंगा नदी का बनाती है? तो आप लोग जानते हैं कि देव प्रयाग जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ जो है गंगा और अलकनंदा नदी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा भूआकृति बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग है? उत्तर पश्चिमी भाग, बिहार जैसे आप नक्शा बनाइएगा तो बिहार का ये हो गया दक्षिण भाग, ये उत्तर हो गया, तो उत्तर पश्चिमी भाग। तो ये हो गया पूर्वी भाग, ये पश्चिमी भाग का उत्तर पश्चिमी भाग बिहार का कौन सा है? तो इसका हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी, जो कि पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण के आसपास है। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए 118 का ई। निम्नलिखित जनगणना में किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात तो हरियाणा का होना चाहिए, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 दशमलव जनसंख्या वृद्धि दर 17 मतलब भारत का क्या रहा था? तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 17.654%। वहीं बिहार का लगभग 25% रहा था। आगे है हम लोग का 56-59। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी गिरती है, महानदी कृष्णा, कावेरी भी गिरती है, लूनी, नर्मदा, ताप्ती नहीं गिरती, अरब सागर में गिरती है। आंसर ए और बी। यरलुंग जांगबो नदी, इसको तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यार्ली जांगबो नदी कहते हैं। भारत में अब प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र लगभग 0.6 हेक्टेयर है, आप लोग याद रखिएगा। ये उस समय के आंसर के हिसाब से हम लोग का बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, लेकिन 0.6 हेक्टेयर याद रखिएगा। किस राज्य की कृषि भूमि में 60% से कम कृषि भूमि, यानी वहाँ का टोटल क्षेत्रफल है, उस टोटल क्षेत्रफल के हिसाब से कहता है कि किस राज्य में 60% से कम कृषि भूमि है? तो बिहार में सबसे कम कृषि भूमि 60% से कम है, यानी वहाँ का एरिया का 60%। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना, आप लोग नागार्जुनीय सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना इसका है
कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर भद्रोत्तर परियोजना। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में है। जो सबसे पहला तेल कारखाना खोदा गया था वो डिगबोई असम में है। आगे प्रश्न है, भारत के 2 राज्यों में सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क का संपन्न। उस समय के मतलब ही बिहार सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन जो है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड मिलकर करते हैं। तो इसका आंसर जो है अभी मतलब इसमें मध्य प्रदेश और उड़ीसा है, लेकिन अभी उड़ीसा और झारखंड और छत्तीसगढ़ का स्थान आ गया। झारखंड का झाड़िया अभी बताए थे कि हाँ अंतर्दहन हो रहा है भूमिगत नीचे जमीन में, तो कोयला के उत्पादन के लिए है। सर्वप्रथम पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये सबसे पहले कहा है कि किसने बताया था? तो इसको कोपरनिकस ने बनाया था, यानी एक होता है हेलियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक, तो हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दिया था। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पेनाइल यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और रवाली भारत जो है पुराने बलित पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। आप लोग याद रखिएगा, पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। विश्व का एल्युमिनियम का सबसे सर्वाधिक उत्पादक देश, एल्युमिनियम सबसे अधिक का उत्पादन में भी जो है वो अमेरिका का हाथ है। पेरिस सीन नदी के किनारे है, आप लोग याद रखिएगा। वाशिंगटन पोटामैक नदी के किनारे है। पेरिस सीन नदी के किनारे है। उसके बाद जो है रोटरडम नीदरलैंड में है। रोटरडैम राइन नदी के किनारे है। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। डेन्यूब नदी के किनारे है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका सी। आगे हम लोग का प्रश्न है, तो कौन सा शहर धातु व्यापार यानी लोहा, सोना, चांदी जो धातु हम लोग का है उसका सबसे बड़ा व्यापार केंद्र कौन सा है? तो वो लंदन में सबसे अधिक धातु का व्यापार होता है। मुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी कहता है कि मुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव के पास हरियाणा में है। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? सबसे बड़ी तटीय रेखा जो है वो कनाडा का है। विश्व में सबसे अधिक तटीय रेखा वाला देश कनाडा है। निम्नलिखित में से कौन सबसे सूखा स्थान हम लोग का कहाँ है? सबसे कम वर्षा हम लोग का कहाँ होती है? तो लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है, आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं करी, यानी कहाँ पे एसटी नहीं पाया जाता है, यानी आदिवासी नहीं पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, कर्नाटक में, हरियाणा में कोई जनजाति समूह की पहचान नहीं की गई है। टिस्को संयंत्र कहाँ है? तो टिस्को हम लोग का टाटा टिस्को जो है वो जमशेदपुर में है। गंगा नदी के किनारे कौन स्थित नहीं है? तो भागलपुर है। भागलपुर गंगा नदी के किनारे है। उसके बाद फतेहपुर है, ये भी है। उत्तरकाशी जो है नहीं है, उत्तरकाशी उत्तराखंड में है और ये गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगे हम लोग का प्रश्न है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पे है। मतलब जो भारत का जो अमृतसर शहर है, मान लीजिए भारत का ये शहर है, तो ऐसे अमृतसर यहाँ है, शिमला भी इसी अक्षांश पे पाया जाता है। एक ही स्थान पे लगभग शिमला और अमृतसर पाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि इसका जलवायु भिन्नता किस कारण से है? तो समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार जो है इसकी भिन्नता है। कहा है कि झारखंड में कोयला खान कहाँ स्थित है? तो झाड़िया, बोकारो, धनबाद में जो है कोयला की खान भारत में पाया जाता है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। विभाजन यानी उत्तराखंड छत्तीसगढ़ बनने से पहले सबसे बड़ा राज्य है भारत का मध्य प्रदेश था। तभी हम लोग का आंसर इसका हो जाएगा 42 का है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अभी भारत में अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य अभी उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में सबसे अधिक अग्रणी राज्य है। भारत में किन राज्यों में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश। अभी महाराष्ट्र और बिहार, उत्तर प्रदेश जो है गन्ना उत्पादन में नंबर 1 है। इस प्रश्न के हिसाब से बिहार और उत्तर प्रदेश जो है आंसर होगा। अनुसूचित जाति यानी एससी की आबादी सबसे अधिक कहाँ है? एससी की आबादी सबसे अधिक पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक एससी की आबादी पाई जाती है। भारत में कोयला उद्योग का समस्या क्या है? निम्न कोटि का कोयला संचार जानते हैं। एंथ्रासाइट कोयला भारत में बहुत कम मात्रा में सिर्फ जम्मू कश्मीर के आसपास पाया जाता है। तो इसका हम लोग का ये आंसर होगा ढुलाई जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसकी क्षमता कम है। कोकिंग कोयला हम लोग जनरली ऑस्ट्रेलिया से आयात करते हैं और कार्य संचालन की कीमतें अधिक है। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा सभी समस्या जो है कोयला क्षेत्र में उपस्थित है। तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का।
भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काली कपासी मिट्टी आप लोग जानते हैं, नाम से भी हम लोग जानते हैं काली कपासी मिट्टी, इसी को रेगुड़ मृदा भी कहते हैं, काली कपासी मिट्टी को। अगला हम लोग का प्रश्न है, भारत पानी की सबसे अधिक पौधे में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो बलुई मिट्टी में पानी सबसे अधिक पौधे अवशोषित कर पाते हैं। कहता है किस मिट्टी में कृषिकत्व यानी कैपिलरी प्रक्रिया, जैसे किस एक पतली रेखा भी रहे तो उससे पानी ऊपर चढ़ जाए। कहता है कैपिलरी प्रक्रिया किस प्रक्रिया मिट्टी में सबसे अधिक होती है? जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें सबसे अधिक जो है चिकनी मिट्टी में कृषिकत्व की प्रक्रिया होती है। आगे का प्रश्न देखिए, फिर एक प्रश्न आ गया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा। कहा है कि महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो हमारा जो है चट्टान प्लेटों के टूटने से हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और निहारिका। इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा निहारिका। गैसीय गुच्छा होता है, ये सौरमंडल का भाग नहीं है, ये कहीं भी पाया जा सकता है। अरब सागर का भी बताए थे 35 ppt जो हम लोग का लवणता अरब सागर का औसत खारापन पाया जाता है। लगभग सबका औसत खारापन 35 ppt पाया जाता है। आगे है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। अभी हम आपको बताए थे कि जो भी आगे रहेगा वो पूर्वी देशांतर पर होगा, तो पश्चिमी देशांतर वाला समय आप काट दीजिए। और कहता है 2 घंटा, 2 घंटा मतलब हम लोग का हो गया 60 दूनी 120 मिनट, और कहता है 1 मिनट में 4 डिग्री, तो 120/4 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, आप लोग याद रखिएगा। और जैसे ही पश्चिमी देशांतर पहले काट दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 130 का बी। टकला मकान मरुस्थल जो है वो हम लोग का चीन में है, ये ठंडा मरुस्थल है टकला मकान, आप लोग याद रखिएगा टाकला मकान। आगे का प्रश्न है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अलमंडेव जल संधि जोड़ती है, आप लोग याद रखिएगा। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अलमंडेव जल संधि जोड़ती है। और आगे है हॉर्मुज जल संधि जो है वो फारस की खाड़ियों को ओमान खाड़ी से जोड़ता है, हम लोग आप लोग याद रखिएगा। बॉस्फोरस जल संधि जोड़ती है किसको? और हॉर्मुज जल संधि जोड़ती है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। मलक्का जलडमरू मठ जो है हिंद महासागर या जो हम लोग का अंडमान सागर है उसको दक्षिण चीन सागर से जोड़ने का काम हम लोग का मलक्का जलडमरू मठ। मरमरा सागर को काला सागर से मरमरा सागर को काला सागर से बॉस्फोरस जल संधि जोड़ा जाता है। आगे है 90 ईस्ट एक जो है रिज है, रिज मतलब महासागरों के बीच में जो कटक होता है उसको हम लोग रिज कहते हैं। तो कहता है रिज कहाँ है? तो हिंद महासागर में 19 रिज कहता है। सबसे बड़ा रिज, सबसे अधिक रिज कहाँ है? तो अटलांटिक महासागर में सबसे अधिक रिज पाया जाता है। किस शहर के देश, कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, सिडनी एक ऑस्ट्रेलिया का शहर है, राजधानी नहीं है। सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य भी चीन है। और फिर देखिए आपका आ गया अभी बलन प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का बलन प्रक्रिया किसका परिणाम है? आगे हम लोग का है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? सागर में जो लवणता होती है वो किस कारण से होती है? तो नदियाँ जाके जो सागर में मिलती है तो वो अपने साथ बहुत सारा अपशिष्ट लेके जाती है, उसी कारण से जो लवणता होती है उसको हम लोग सागरीय लवणता कहते हैं। ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत, वाणिज्यिक स्रोत मतलब होगा इससे जो मुख्य स्रोत है उसमें शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम से होगा। इसमें देखिए जलावन की लकड़ी गलत हो जाएगा, वनस्पति अवशेष गलत हो जाएगा, कृषि अवशेष गलत, प्राणी मल और जलावन की लकड़ी गलत हो गया, तेल गैस जलावन की यही गलत हो गया। तो जो शक्ति कोयला है, तेल है, गैस है, जल विद्युत है, यूरेनियम है, इसी सब से जनरली हम ऊर्जा उत्पादन करते हैं। ये सब हम लोग अपने घर में खाना वाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। आगे चलिए, तो ये हम लोग का हो गया जो है पार्ट 1। इसमें हमने जो है सो लगभग 160 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। टोटल 340 क्वेश्चन है, इसका हम पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें हम लोग बाकी आगे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अगला पार्ट 2 हम ज़रूर बनाएंगे।